हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? जीवित लग रहा है आप लोगों को? प्यारे बच्चों, राधे राधे भाई। राधे राधे। विकल्प, भूपेंद्र, लवकुश, क्या आप लोग सारे बच्चे ठीक हैं? बोलिए। नमस्कार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए, हम परसेंटेज की सेकंड शीट डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल आपको इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे। सभी लोगों को समझ में आ गए? सभी लोगों को समझ में आए थे कल इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड सवाल? उसमें दो सवाल मैंने बीच में छोड़ दिए थे जो टिपिकल हैं, उनको करते हैं पहले, ठीक है ना? ये बताइए मेरे दोस्त, बैंकिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। एस इनकम इज 57:1/7% ऑफ बीज इनकम। एक ही जो इनकम है वो बी की इनकम का 57:1/7% है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज इनकम इज 525% मोर देन बीच सेविंग। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। एंड एज सेविंग इज 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। और ए की जो सेविंग है वो बी के एक्सपेंडिचर का 16.66% है। अगर ए की सेविंग और बी की सेविंग का डिफरेंस 315 रुपए है, तो ए और बी की एवरेज इनकम, औसत आय आपको मेरे दोस्तों यहां पे बतानी है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसे समझिए कि दो बंदे ए और बी हैं, ये हो गया जी इनकी इनकम, ये इनकी इनकम है, सवाल में बोला गया है। और ये है मेरे दोस्तों सेविंग्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की जो इनकम है बी की इनकम का 57 सही 1/7% है। क्या मतलब है इसका? 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। भाई 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14:2/7%। बटे 7 आ रहा है ना, 1/7 14:2/7%। इसका 4 गुना ही तो है भाई, ये 14 का 4 गुना 56 करोगे, 2/7 का 4 गुना 8/7। तो 57 सही 1/7% आ जाएगा, 4/7। तो ए की इनकम बी की इनकम का 57 सही 1/7% है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर बी की इनकम 7 रुपए है मेरे प्यारे भाई, अगर बी की इनकम 7 रुपए है तो ए की इनकम 4 रुपए। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है 4:7। सवाल में ये जो बोला है ए की इनकम, सेकंड लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। इस बात को कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? क्या मतलब है? ए की इनकम बी की सेविंग से 525% ज्यादा। अगर कोई संख्या 525% ज्यादा है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 625%। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सवाल को ढंग से समझिए। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से, बी की सेविंग बेस हो गया, बी की सेविंग से तुलना कर रहे हैं। ए की इनकम बी की सेविंग की तुलना में, बेस क्या है? बी की सेविंग, बी की सेविंग से 525% ज्यादा। 525% ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 625%। ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, सेम ही तो लिखा है। 625% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 25% होता है 1/4। 25% होता है 1/4। ये 625% है 25 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 25/4। 25/4, 625% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 25। 25% 1/4 होता है, इसका 25 गुना करोगे मेरे दोस्तों तो 25 गुना 25, 625% कितना आ जाएगा? 25/4। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग ए की इनकम बी की सेविंग से 525% ज्यादा। इस बात का मतलब यह है कि अगर बी की सेविंग 4 है ना, अगर बी की सेविंग्स 4 है तो ए की इनकम 25 है। यह मतलब हुआ मेरे दोस्तों, ए की इनकम जो है मेरे दोस्तों वो 25 है। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। यहां पे ए की इनकम दिख रही है 4। मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर मेरे दोस्तों इसको मैं 25 का मल्टीपल बना लू। देखिए, मैं अपनी सुविधा के लिए यहां पे दो दो जीरो चिपका लेता हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए मेरे दोस्तों। ए की इनकम को मैंने 400 बना लिया। अगर ए की इनकम 400 है, 25 की वैल्यू 400 हो गई 16 गुना, तो मेरे दोस्तों बी की सेविंग भी 16 गुना हो जाएगी 64।
25 किलो 400 है 16 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 16 गुना हो जाएगी 64। तो बी की जो मेरे प्यारे भाई, बी की जो सेविंग्स है वो कितनी आ जाएगी 64। 625 कहां से आया यार? मैं आपको कितनी बार बता चुका कि जब आपको कोई चीज ना समझ में आए तो सवाल को ढंग से पढ़ा करो। सवाल में बोला है ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। किसी संख्या को 525% ज्यादा करोगे तो वो 625% हो जाएगी कि नहीं? यार मेरी जो तनख्वाह है आपसे 20% ज्यादा है, इसका मतलब अगर आपकी 100 है तो मेरी 120 है। मेरी तनख्वाह आपसे 525% ज्यादा है, अगर आपकी 100 है तो मेरी 625 है भाई। ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है मेरे दोस्तों, वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। 525% ज्यादा का मतलब 625%। बी की सेविंग्स का बी की सेविंग्स का 625% ए की इनकम के बराबर है। बी की सेविंग्स का 625% ए की इनकम के बराबर है। बात समझ में आई? क्लियर है? 625% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25/4 है भाई। 625% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 25/4। आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है मेरे दोस्तों अगर ए की इनकम, मेरे प्यारे भाई, ए की इनकम जो है आपका 25 का मल्टीपल होती है। 4:7 था तो मैंने ना 2 2 जीरो चिपका दी जिससे कि कैलकुलेशन आसान है। ए की इनकम को मैंने 400 मान लिया तो 25 से 416 बार चला जाएगा, तो बी की सेविंग आ जाएगी 64। ठीक है ना? प्लीज यार प्लीज, भगवान। तो बी की सेविंग 64 आ गई। ठीक है ना? अगर बी की इनकम 700 है, ए की 400 है, तो बी की सेविंग 64 है। आगे क्या बोला है? ए की जो सेविंग है वो बी के खर्चे का 16.66% है। ए की जो बचत है वो बी के खर्चे का, बी के एक्सपेंडिचर का 16.66% है। खर्चा कैसे निकालते? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओ। भाई बी 700 रुपए इनकम कमा रहा है, 64 बचत कर रहा है, तो बी का खर्चा कितना है? 700 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा? 636। बी का खर्चा 636 हुआ ना भाई। बी की इनकम 700 है, बचत 64 है, तो बी का खर्चा कितना है? 636। बी की सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो बचत है वो बी के खर्चे का 16.66%। 16.66% कितना होता है? फ्रैक्शन लो 1/6, तो 636 का 1/6 कितना हो जाएगा? 106। तो ए की सेविंग कितनी होगी? 106 यूनिट। ए की जो सेविंग है वो बी के एक्सपेंडिचर 636 का 1/6, 636 का 1/6 क्या आ जाएगा? 106, 106। तो ए की सेविंग्स 106 है, बी की है 64। डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग इज 315। ए और बी की सेविंग का डिफरेंस 315 है। बताओ, ए की सेविंग 106 है, बी की 64 है, कितना डिफरेंस आ रहा है ए और बी की सेविंग्स में? 36 एंड 6, 42 का, 42 का डिफरेंस है। सवाल के अकॉर्डिंग 42 की वैल्यू क्वेश्चन में 315 रुपए दे रखी है। 42 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 315 रुपए। बात समझ में आई? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बटे 42 है भाई। इससे जा रहा है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर ये 7 से जाएगा ही जाएगा ना। 7 चौक 28 और 3 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 45/6 आ गया मेरे दोस्तों 7.5। एक की वैल्यू 7.5 रुपए आएगी, 7.5 रुपीज। 1 यूनिट इज 7.5 रुपीज। एक की वैल्यू 7.5 रुपए आएगी। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है मेरे दोस्तों, सही है ना ये? अरे भाई कुछ तो बोला करो। ए और बी की एवरेज इनकम बतानी। एवरेज इनकम का क्या मतलब होता है? दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हो? उनको जोड़ के आधा कर दीजिए। भाई ए की इनकम 400 है, बी की इनकम 700 है, इन दोनों का एवरेज इनकम कितना होगा? 400 और 700, 1100 का आधा। ए और बी का एवरेज क्या आएगा? 400 प्लस 700, 1100 का आधा 550 यूनिट, 550 यूनिट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ए और बी की एवरेज क्या आ जाएगी? 400 प्लस 700, 1100 का आधा 550। एक यूनिट की वैल्यू 7.5 रुपए है, तो 550 यूनिट की वैल्यू पूछे, कितना आ जाएगा आंसर? 550 गुणा 7.5 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डेसिमल से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर के एंड में 5 आने वाला है, दशमलव नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। आंसर के एंड में 5 होगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल एसबीआई के पेपर का पूछा हुआ है, बैंकिंग का।
तो ये बैंकिंग के क्वेश्चन का लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल, जिसमें बहुत सारे स्टेप आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि सवाल में कई सारे स्टेप आपको बोल रखे हैं। कोई फॉर्मूले वाले सवाल नहीं होते ये कि फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगी हम वैसे चलते जाएंगे, आगे चलेंगे। एक और सवाल कराऊंगा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 18। ठीक है, ये भी बैंकिंग की परीक्षा का पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलिए। सवाल की लैंग्वेज आपको बड़ी लग रही है, कभी भी बड़े लैंग्वेज वाले सवाल से डरना नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादातर आसान होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, अंकित वॉज टू गेट ए 29% हाइक इन इट्स सैलरी, but due to typing error it is wrongly typed the figure 57% and printed the new slip। अंकित की जो सैलरी है वो 29% बढ़नी थी, लेकिन टाइपिंग एरर के कारण ये डाटा चेंज हो गया, 29% की जगह गलती से 57% टाइप हो गया और नई सैलरी स्लिप बन गई। He received this revised salary for 3 months before the organization realized the mistake। वह इस बढ़ी हुई सैलरी पे 3 महीने तक तनख्वाह लेता रहा, जब तक कि कंपनी ने गलती नहीं पकड़ ली अपनी। मतलब हुआ क्या है, जैसे सपोज अंकित की सैलरी 100 है, अंकित की सैलरी मेरे दोस्तों 100 है, 100। अंकित की सैलरी मेरे प्यारे भाई 100 है, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। अंकित की सैलरी अभी 100 है, अंकित की सैलरी थी बढ़नी थी 29%, तो अंकित की सैलरी 100 से बढ़ के 129 होनी थी, 129। अंकित की जो सैलरी है न्यू सैलरी वो 100 से बढ़ के 29% बढ़ जाती, 129 हो जाती, ये था एक्चुअल में। लेकिन हुआ क्या, 29 बढ़ जाती। गलती से अंकित की सैलरी 57% टाइप होगी, बढ़ने की जो डिजिट है 57%। अब 3 महीने तक वो तनख्वाह उठाता रहा, जब तक कि मेरे दोस्तों कंपनी को ये पता ना चलेगा कि यार ये तो हम इसे ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। अब कंपनी ने डिसाइड किया इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज 4th मंथ सैलरी। जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसके पास गया है वो हम उसको चौथे महीने की सैलरी से काटेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है अगर उसे चौथी सैलरी में 9,000 रुपए मिले हैं तो आप बताइए उसकी एक्चुअल नई सैलरी क्या है। अंकित की सैलरी 100 है, बढ़ के हो जानी थी अंकित की नई सैलरी 129, यानी कि 29 बढ़नी थी। लेकिन हुआ क्या, 29% बढ़ने के बजाय अंकित की सैलरी को हमने टाइप कर दिया, डाटा जो है रॉन्गली टाइप कर दिया 57%। तो 29% की बजाय सैलरी में 57% का हाइक हो गया, तो कितना, 28%। हर महीने 28%, यानी कि 28 यूनिट एक्स्ट्रा लेगा हर महीने। 100 का 28%, 28 ही होता है, 28 यूनिट एक्स्ट्रा लेगा। तो 3 महीने तक हर महीने 28 28 28 एक्स्ट्रा लेगा, तो 3 महीने में 84 यूनिट उसके पास एक्स्ट्रा चला गया मेरे दोस्तों, 84 यूनिट एक्स्ट्रा चला गया। अरे यार बात समझ में आई है कि नहीं, बहुत ज्यादा पूछता है तेरे लोग। यार तुम ना बोलते रहा करो कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है, ऐसे बेकार मत बैठे रहा करो, बकर बकर करने को तो खूब जवान चलती है आपकी। 100 से अगर अंकित की सैलरी 100 है तो उसकी नई सैलरी होनी चाहिए थी 129, लेकिन गलती से हमने टाइप कर दिया 57%, तो हर महीने 28% एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 3 महीने में कितनी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 84। अब कंपनी बोलेगी ये जो तेरी पॉकेट में 84 एक्स्ट्रा गया है ना अंकित, इसको हम तुम्हारी चौथी महीने की तनख्वाह से काटेंगे। तो एक्चुअल में उसको चौथे महीने में, हर महीने में जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, हर महीने उसको 129 मिलना चाहिए। लेकिन अब चौथे महीने में 129 ना देके हम 84 यूनिट कम देंगे मेरे दोस्तों। जो 3 महीने में एक्स्ट्रा गया ना उसके पॉकेट में, उसको हम काट लेंगे, 129 में से 84 घटाएंगे 45, यानी कि चौथे महीने उसके अकाउंट में केवल 45 यूनिट ही डिपॉजिट होगा। और इसी 45 यूनिट के लिए सवाल में 9,000 रुपए दे रखी है। ठीक है, कितना डिपॉजिट किया चौथे महीने, 9,000 रुपए, यानी कि कितने गुना है, 20 गुना।
सॉरी 200 गुना, तो एक की वैल्यू 200 आ गई। आप बोलोगे जी सर पूछा है नई सैलरी कितनी है, वास्तविक नई सैलरी, तो ओरिजिनल नई सैलरी है अंकित की 129 यूनिट। तो 129 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 200 गुना करेंगे मेरे दोस्तों 25,800 रुपए। क्लियर है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन एक आसान सरल सा सवाल था, बेसिक लैंग्वेज इसकी बड़ी हो लेकिन क्वेश्चन आसान है। चलिए मेरे दोस्तों अब आगे चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन कल छूट गए थे, सवाल नंबर 22 की तरफ मजा आएगा आपको बहुत। यस, नेट इनकम वाले क्वेश्चन। चलिए तो सवाल की लैंग्वेज बेशक बड़ी थी पर आसान सवाल था। यस, 129 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, आयकर 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। तो आपसे पूछा है आयकर की दर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेट इनकम होता क्या है। मेरे प्यार में नेट इनकम मतलब शुद्ध आय। नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब होता है मेरे दोस्तों शुद्ध आय। नेट इनकम बराबर शुद्ध आय बराबर आय माइनस आयकर, इनकम माइनस इनकम टैक्स। नेट इनकम बराबर इनकम माइनस इनकम टैक्स। आप बोलोगे जी सर नहीं समझे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं, आपकी जो महीने की इनकम है वो 25,000 रुपए है। सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं, उस 25,000 रुपए में से आप सरकार को 3,000 रुपए टैक्स देते हैं। तो 25,000 रुपए आपने कमाया, जिसमें से 3,000 रुपए जो है सरकार ले गई, तो आपके पॉकेट में कितना बचा? 22,000 रुपए बचा। तो यही आपकी शुद्ध आय। कमाया बेशक आपने 25,000 था मेरे दोस्तों, लेकिन उसमें से 3,000 रुपए टैक्स चला गया, तो बचा कितना आपके पॉकेट में? 22,000 रुपए। इसी 22,000 रुपए में से आप जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। वो 3,000 रुपए देश कल्याण में लग गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। सभी को समझ में आया कि नेट इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। अब बताओ इस केस में कितना रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रहे हो आप सरकार को। इस केस में आप कितने परसेंट इनकम टैक्स पे कर रहे हो। मैं परसेंट में पूछूं तो कैसे बताओगे? आप कहोगे सर कि सर हमने टोटल इनकम जो है 25,000 कमाया। हमने टोटल कितना कमा रहे महीने का? हम टोटल सर 25,000 रुपए कमा रहे महीने का, और इस 25,000 रुपए में से हम सर 3,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं सरकार को, यानी कि 25,000 का 3,000 टैक्स दे रहे हैं सर। 3/25, 1/25 4%, 3/25 12%। तो हम अपनी टोटल इनकम का 12% टैक्स पे कर रहे हैं। क्लियर है? अरे सवाल को भूल जाओ, सवाल का कोई लेना देना नहीं है, आप एग्जाम्पल पे बात करो अभी, ठीक है ना। 12% टैक्स रेट आ गया। टैक्स रेट पूछा होता तो वो भी बता देते। अब मेरे प्यारे भाई समझिएगा, हो क्या रहा है दिन पे दिन की आदमी की तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है। एक साल में अगर 2,500-3,000 रुपए किसी की तनख्वाह बढ़ रही है तो कोई बढ़ना हुआ? पेट्रोल तो हर दिन बढ़ जा रहा 2 रुपए है भाई। ध्यान सुनिएगा, अब आदमी की इनकम तो 25,000 ही रहती है मेरे प्यारे भाई। इनकम तो 25,000 ही रहती, इनकम फिक्स है। सरकार कहते इनकम तुम्हारी इस तरह से घुस जाए, टैक्स हमको देना पड़ेगा, आपको टैक्स बढ़ाएंगे। तो पहले आप 3,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब आप 5,000 रुपए टैक्स पे करो। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है अभी। अब आप सरकार आपसे 5,000 रुपए टैक्स की डिमांड कर रही है। कितनी? 5,000 की। तो पहले आप सरकार को 3,000 टैक्स दे रहे थे, अब आप 5,000 रुपए टैक्स दे रहे हो प्यारे भाई। तो आपका जो टैक्स है वो कितना बढ़ गया? तो आपका जवाब होगा सर 2,000 रुपए। 2,000 मेरे प्यारे बच्चों आपका टैक्स अमाउंट बढ़ गया। टैक्स अमाउंट कितना बढ़ गया मेरे प्यारे में? 2,000 रुपीज टैक्स बढ़ गया। आप बोलोगे जी सर 2,000 रुपए टैक्स बढ़ गया, तो अब आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि अगर आप पहले 22,000 रुपए पॉकेट में बचता था तो आज केवल 20,000 रुपए बचेगा। तो इसका मतलब 2,000 रुपए आपकी नेट इनकम कम होगी। तो क्या सीखा प्यारे बच्चों यहां से आपने कि अगर आपकी इनकम फिक्स है, अगर आपकी इनकम फिक्स है,
जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी। आपकी इनकम फिक्स है, महंगाई बढ़ेगी तो आपके घर की बचत कम हो जाएगी, और जब घर की बचत कम होगी तो फ्यूचर हमेशा खतरे में रहेगा। क्लियर है? मम्मी पापा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे भाई। ये कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि इनकम मेरे दोस्तों, जितना इनकम टैक्स बढ़ाओगे आदमी की नेट इनकम उतने ही रुपए कम हो जाएगी। इट इज क्लियर और नॉट? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। अब इसी कंसेप्ट का यूज हम इस सवाल को सॉल्व करने में करेंगे। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, इनकम टैक्स जो है, ये इनकम टैक्स का रेट नहीं है, इनकम टैक्स का अमाउंट है। इनकम टैक्स 19% बढ़ गया, मतलब जितना आप टैक्स दे रहे थे अब आप उससे 19% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो। इसकी वजह से नेट इनकम 1% घट जाती है। तो बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? अगर अब भी किसी को समझ में ना आए तो वो अपने दिमाग को खुरचे, जरा थोड़ा ना नुकीली धार से खुरचे है भाई। भालू से कटवा के आए वो उसको समझ में आएगा। इनकम टैक्स 19% बढ़ गया तो भैया टैक्स आपसे पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट क्या है? ये इनिशियल पूछा जाता है, शुरुआती रेट ऑफ इनकम टैक्स। मेरे दोस्तों टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना बढ़ गया? 19%। आप बोलोगे जी सर टैक्स का अमाउंट कितना बढ़ गया? 19%। जितना टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम होगी। आपकी नेट इनकम कितनी कम होगी? 1%। नेट इनकम कितना रिड्यूस होगी? तो आपका जवाब आया उछल उछल के सर 1%, 1%। देन दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल और नॉट? आप बोलोगे यस सर दिस शुड बी इक्वल। हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। टैक्स कितना बढ़ा मेरे प्यारे भाई? 19%। जितना टैक्स बढ़ा है नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। नेट इनकम कितना रिड्यूस हुई? खुद का 1%। तो टैक्स का 19% बराबर होगा नेट इनकम के 1% के। क्लियर है? तो यहां से टैक्स से नेट इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां से टैक्स से नेट इनकम का रेशियो कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये 19 उधर चला जाएगा, 1/19। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1/19 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहे हो, अगर आप सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहे हो तो आपकी पॉकेट में नेट इनकम 19 बचती है। 19। सवाल में पूछा रेट ऑफ इनकम टैक्स बताइए। आप सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहे हो मेरे दोस्तों, 1 रुपए, और आपकी पॉकेट में नेट इनकम 19 बचती है, तो आप टोटल इनकम कितना कमा रहे हो? 20। आपकी टोटल इनकम कितनी मेरे दोस्तों? 20। यानी कि टोटल 20 रुपए की कमाई पर आप 1 रुपए टैक्स दे रहे हो, तो नेट इनकम कितनी बची है जी? 19। तो आपका जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 1/20 है। 1/20 का मतलब 5%। इस क्वेश्चन का आंसर 5% हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या इस क्लास में एक भी बच्चे को कोई डाउट? ये इस सवाल का देखिए, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है जो पेपर में बार बार आता रहता है, केवल डाटा चेंज होता है। ये इसका बेसिक तरीका है, डिटेल में मैंने आपको समझाया। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी रट्टा मार सकते हो। अभी बहुत सारे टीचर रटवा देते हैं कि ये आए तो ऐसे रट लेना, और ये जो कहां से हुआ ये कोई नहीं बताता, इसमें समय लगता है। टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश। देखो आप कितने खुश होंगे। इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो मेरे दोस्तों नेट इनकम कितना कम हो रहा है? 1%। 1 बटे इन दोनों को जोड़ दो, 1+19, 1/20 आ गया। 5% इस सवाल का डायरेक्ट आंसर हो गया, 5%। लेकिन ये बच्चों के लिए अभिशाप है। बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं होगा अगर आप केवल ऐसे फर्जी चीजों को रटवाते रहोगे। ये बहुत अच्छी चीज है मेरे दोस्तों, लेकिन इसका फायदा तभी है जब आपको उसके पीछे की कहानी पता हो। नेक्स्ट ये बताइए जी, सवाल आपके सामने आएगा 23। ये बताओ। इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने के कारण जो है नेट इनकम 3% कम हो जाती है, रेट ऑफ इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने के कारण नेट इनकम 3% कम हो जाती है मेरे दोस्तों। रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना 3% कम हो रही है, तो 3/3 + 22 कर लेंगे, क्या आ जाएगा जी 3/25, 1/25 4%, 3/25 12%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% हो गया। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 24। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों देखेंगे, अब बहुत प्यार से समझाऊंगा, आनंद लेते हुए पढ़िएगा। यस पी, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ताजे फलों में 68% पानी है। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, और सूखे फलों में 20% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या आप सवाल समझे मेरे दोस्तों? क्या आप इस क्वेश्चन को समझे? काव्यास दोबारा से पढ़िएगा मेरे दोस्तों। भाई देखिए, आपके पास ताजे फल हैं। ताजे फल में क्या होता है मेरे दोस्तों, पानी ज्यादा होता है, गुलगुले से होते हैं। जब ताजे फल कई दिनों तक धूप में पड़े रहते तो सूख जाते, तो पानी कम हो जाएगा। तो फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, और सूखे फलों में 20% पानी है। तो अगर आप 100 किलोग्राम ताजे फलों को सुखा दें, तो बताओ कितने किलोग्राम सूखे फल रह जाएंगे, ड्राई फ्रूट। क्लियर है? 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट को धूप में रख के आप सुखा दें, तो कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फलों में दो चीजें होती है मेरे प्यारे भाई, फलों में पानी होता है और फलों में होता है छिलका, पल्प, गूदा, जो आप खाते हैं मेरे दोस्तों। पानी तो उड़ जाता है, पानी तो समय के साथ उड़ जाता है मेरे दोस्तों, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन छिलका नहीं उड़ता। छिलका कांस्टेंट रहता है, पल्प जितना पल्प पहले था आज भी पल्प उतना ही रहेगा मेरे दोस्तों, यानी कि पल्प कांस्टेंट रहेगा। जो छिलका है मेरे दोस्तों, फलों का जो हिस्सा आप खाते हो, जो सॉलिड है, वो कांस्टेंट रहेगा। ये सवाल के पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आएगा प्रवीण। पल्प जो है, जो छिलका, वो निश्चित रहेगा। 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट्स में आपके पास फ्रेश फ्रूट कितने मेरे दोस्तों, फ्रेश फ्रूट है मेरे प्यारे भी 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है आपके पास टोटल, जिसमें पानी 68% है। अगर पानी 68% है, तो छिलका कितना होगा 100 किलोग्राम में? 32%। आप बोलोगे जी सर 100 में से 68% घटाओगे 32%। 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, 100 kg, जिसमें से 68% वाटर है, तो पल्प कितना है मेरे दोस्तों? 32%। मुझे नहीं पता कि कितने किलो ड्राई फ्रूट मिलेंगे, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आपको निकालनी है। ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है बच्चों, अगर ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो पल्प कितना है ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी का? 80% पल्प है। आप इसको सेम कर दीजिए, तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? परसेंटेज तो कट ही गया, 3200/80 यानी कि 40 kg। तो 40 kg ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी को कोई समस्या? अब भी अगर डाउट हो तो बताओ, मैं क्या करूं उसके साथ? आप इसको मेरे प्यारे बच्चे रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? अभी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी मेरे दोस्तों। अभी मेरे प्यारे भी एक बात का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। आप कंसंट्रेशन समझते हैं, सांद्रता? कंसंट्रेशन आप समझते हैं, सांद्रता? एक देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए 200 ml दूध पानी का मिश्रण है, आपके पास 200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, सपोज 200 लीटर। आपके पास 200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें से दूध जो है मेरे प्यारे भाई वो 60 लीटर है। तो दूध का कंसंट्रेशन कितना हुआ? आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल कोई चीज कितनी उपलब्ध है, हमें हम जो है उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। आउट ऑफ टोटल कोई चीज कितनी अवेलेबल है, वही उस चीज का कंसंट्रेशन हो जाएगी। आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं, 200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, उसमें से दूध 60 लीटर है, तो दूध कितना हुआ? आपका जवाब होगा सर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/10 यानी कि 30%। तो दूध जो है टोटल मिक्सचर में 30% है, बाकी का 70% पानी है। ठीक है ना? अब ये चीज आपको समझनी है मेरे प्यारे भाई। पल्प कांस्टेंट होता है, पल्प कैसे निकलेगा? पल्प निकलेगा मेरे प्यारे भाई, फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स इंटू परसेंटेज ऑफ पल्प। ठीक है ना? यही हो जाएगा।
भाई इस बात को तो हर कोई बालक जानता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। भाई जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आपके पास 500 किलो फ्रूट है, 500 किलो फ्रूट है, और मेरे प्यारे भाई उसमें 35% पल्प है, तो कितना पल्प हो जाएगा? 500 का 35% 175 किलो पल्प हो जाएगा, है भाई। तो पल्प क्या होता है? टोटल फ्रूट्स की क्वांटिटी इंटू परसेंटेज ऑफ पल्प, पल्प का कंसंट्रेशन, है भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। देखिए आपके पास फ्रेश फ्रूट है, उसको आपने सुखा दिया, ड्राई फ्रूट बन गया, लेकिन पल्प हमेशा कांस्टेंट रहा, जितना पल्प पहले था आज भी उतना ही पल्प रहेगा। परसेंटेज ऑफ पल्प बताइए, ताजा फलों में 68% पानी था, तो छिलका कितना था? 32%। ड्राई फ्रूट में 20% पानी है, तो छिलका कितना? 80%। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, रेशियो कितना बन रहा है? कितना बना? 2:5, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2:5 बनना है प्यारे भाई। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2:5। तो फ्रूट्स की क्वांटिटी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 5:2। आप बोलोगे जी सर, यानी कि फ्रेश फ्रूट अगर 5 है तो ड्राई फ्रूट 2 यूनिट होगा। फ्रेश फ्रूट अगर मेरे प्यारे भाई 100 किलोग्राम है, 5 किलो 20, तो ड्राई फ्रूट भी 20 गुना हो जाएगा, 40 किलोग्राम। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स रेशियो से भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ बालक ऐसे हैं जिनकी बुद्धि इतनी नष्ट हो चुकी है, उनको कितना भी समझा लो उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। आगे चलेंगे। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 16.5% ऑफ नमक, from which 18 liter of water is evaporated. Now concentration of salt in solution becomes 20.9%. Find the initial quantity of solution. देखिए सवाल को समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। नमक पानी का एक घोल है, नमक पानी का मेरे दोस्त एक घोल है, उसमें नमक कितना है? 16.5% नमक है, यानी कि ये नमक का कंसंट्रेशन दिया है, सांद्रता 100 लीटर में 16.5 लीटर नमक होगा, नमक का कंसंट्रेशन दिया है। नमक पानी का एक घोल है जिसमें नमक कितना? 16.5%। 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, 18 लीटर पानी धूप में उड़ जाता है। बताइए जब पानी धूप में उड़ जाएगा तो जो है वो गाढ़ा हो जाएगा ना घोल। अब जो है सॉल्यूशन में, अब जो है नमक का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? 20.9% हो जाता है। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या है? सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो लॉजिकली सोचा करो, आपके पास नमक पानी का घोल है जिसमें नमक कितना है? 16.5%। 18 लीटर पानी उड़ जाता है हवा में, धूप में गायब हो गया, तो अब मिक्सचर जाहिर सी बात है गाढ़ा हो जाएगा, उसमें कितना नमक हो जाता है? नमक का कंसंट्रेशन 20.9% हो जाता है। तो अब बताइए शुरुआत में कितना नमक था? यार ये बात समझ रहे हो ना? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे दोस्तों धूप में पानी बेशक उड़ जाएगा, लेकिन नमक नहीं उड़ता। नमक की टोटल क्वांटिटी फिक्स रहेगी, जितना नमक पहले था आज भी उतना ही रहेगा, नमक की टोटल क्वांटिटी फिक्स रहेगी मेरे प्यारे भाई। सॉल्ट, किसी मिक्सचर में कितना सॉल्ट है कैसे निकालेंगे? तो सॉल्ट बराबर टोटल मिक्सचर, सॉल्ट बराबर टोटल मिक्सचर इंटू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये बात समझ में आ रही है? अरे यार टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी को अगर कंसंट्रेशन से गुणा कर दी जाए तो आ जाता है सॉल्ट। ये बात समझ में आ रही है भाई? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? रेशियो से तो कर रहे हैं रितेश, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। साल्ट, सॉल्ट नमक कांस्टेंट होगा, जितना नमक पहले था अभी भी उतना ही नमक रहेगा। नमक पानी का घोल है भाई, उसमें नमक कितना है? 16.5%। अब पानी उड़ जाएगा 18 लीटर, है भाई, तो पानी उड़ गया, नमक की टोटल क्वांटिटी फिक्स रहेगी, नमक का कंसंट्रेशन बदल जाएगा। नमक का कंसंट्रेशन अब हो गया 20.9%। तो मेरे प्यारे भाई यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दिख रहा है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में। कंसंट्रेशन किस रेशियो में चेंज हुआ है मेरे प्यारे भी? तो आपका जवाब होगा सर 11 से काट लेते हैं, 11 से कट रहा है ना, 11 कम 11 15 और ये 19। कंसंट्रेशन 15 और 19। बेटा जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा टोटल मिक्सचर का रेशियो रिवर्स होगा। यार तुम कैसे साले बालक हो, मैं जिंदगी में तुमसे बेकार बालक नहीं पढ़ा है। 11 से चला जाएगा 15:19, कंसंट्रेशन 15:19 के रेशियो में चेंज हुआ है, तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी 19:15। टोटल मिक्सचर रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा 19:15, यानी कि इनिशियल अगर मिक्सचर 19 था तो अब इनिशियल मिक्सचर 15 हो गया। तो मिक्सचर कितना कम हुआ? आपका जवाब होगा सर मिक्सचर कम हुआ 4 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है? 18 लीटर। 18 लीटर पानी गायब हुआ है, तो सवाल में 4 की वैल्यू 18 लीटर है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4.5 लीटर। 1 की वैल्यू 4.5 लीटर आ जाएगी। आपसे पूछा इनिशियल मिक्सचर है ना, शुरुआती विसरण की प्रारंभिक मात्रा 19 यूनिट, तो 19 की वैल्यू 4.5 गुणा कर देंगे तो 76 प्लस 9.5 85 लीटर। तो इनिशियल मिक्सचर 85 लीटर है। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
लड़कियां तो बिल्कुल खत्म है। लड़कियों ने तो अपना दिमाग बिल्कुल बेच दिया है गणित के मामले में ना, बिल्कुल ब्लैंक। अरे लड़कियों, बचपन में चित्रकला के अलावा थोड़ा गणित भी पढ़ लेती हैं। इतना सिंपल तरीके से, एक ही जो है सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, केवल रेशियो को रिवर्स करना है भाई। देखो मेरे दोस्त, आपके पास नमक पानी का एक घोल है जिसमें नमक नमक का कंसंट्रेशन 16.5% है। ये 16.5% नमक का क्या मतलब है? मतलब टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी जो भी होगी ना, उस टोटल मिक्सचर में 16.5% नमक होगा। ये मतलब है इस बात के, नमक की सांद्रता है। अब इसमें से 18 लीटर पानी उड़ जाता है। जब पानी उड़ जाएगा तो मिक्सचर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मिक्सचर की क्वांटिटी बेस छोटा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है नमक का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। नमक की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, नमक का कंसंट्रेशन हो गया 20.9%। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी, तो अगर आप मिक्सचर में से पानी उड़ा भी रहे हो तो सॉल्ट सेम रहेगा जितना नमक पहले था, क्योंकि धूप में नमक नहीं उड़ता, पानी उड़ता है। तो सॉल्ट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या होगी मेरे दोस्तों? विल बी कांस्टेंट। जितनी मिक्सचर में पहला नमक था आज भी उतना ही होगा। क्लियर? पानी बेशक कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे? टोटल मिक्सचर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ही होता है। मिश्रण की टोटल मात्रा को सॉल्ट के कंसंट्रेशन से गुणा कर देंगे, सॉल्ट की क्वांटिटी आ जाएगी। अब सॉल्ट कांस्टेंट है, जितना पहले था अभी भी उतना है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जिस रेशियो में चेंज हुआ है, टोटल मिक्सचर उसके रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा। भाई पहले कितना था? 16.5%, अब कितना? 20.9%। तो ये किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। इसको 11 से काट लेंगे, ये 15 बार चला जाएगा, 19 बार, 15 19, तो कंसंट्रेशन 15:19 के रेशियो में चेंज हुआ। तो टोटल मिक्सचर रिवर्स रेशियो 19:15 के रेशियो में चेंज हुआ। यानी कि अगर पहले टोटल मिक्सचर 19 था तो 15 हो गया, तो कितना घटा? 4। 4 के वैल्यू 18 लीटर दे रखे, 1 के वैल्यू 4.5, तो इनिशियल मिक्सचर है 19 यूनिट। 19 किलो निकाल लेंगे। अब भी ना समझ में आए तो पढ़ाई त्याग दो, क्योंकि आपकी नौकरी लगने वाली नहीं है बिल्कुल भी। सुन लो सीधा सीधा, जिन जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं नोट अंडरस्टैंड, वो पढ़ाई त्याग दीजिए। कोई टीचर नहीं कहेगा, मैं खुल के बोलता हूं, आपकी नौकरी लगने के चांस 0 हैं। बुरा लगे अच्छा लगे, ठीक है भाई। देर इज ए 26.4% शुगर इन द 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। चीनी पानी का एक घोल है, चीनी पानी का एक घोल है जिसमें चीनी कितनी है? चीनी पानी का एक 28 लीटर घोल है। 28 लीटर घोल में चीनी पानी के कितनी चीनी है? 26.4% चीनी है। आप बोलोगे जी सर, आफ्टर बॉइलिंग हमने इसको गर्म किया, उबाला, बॉईल करने के बाद 6 लीटर पानी इसमें से वाष्पीकरण होकर उड़ गया, 6 लीटर पानी उड़ गया। अब बताइए, अब सॉल्यूशन में बची शुगर में, अब बचे हुए सॉल्यूशन में चीनी का परसेंटेज कितना होगा? तो मेरे प्यारे भाई, शुगर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? शुगर की क्वांटिटी निकालेंगे टोटल सॉल्यूशन या टोटल मिक्सचर, सॉल्यूशन मिक्सचर एक ही बात है, घोल मिश्रण। टोटल सॉल्यूशन इंटू इंटू परसेंटेज ऑफ शुगर, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ शुगर या कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एक ही बात है। ये बात समझ में आई है? चीनी पानी का एक घोल है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, चीनी की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, जितनी चीनी पहले थी आज भी उतनी ही रहेगी मेरे दोस्त। तो टोटल सॉल्यूशन जिस रेशियो में चेंज होगा, परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर का कंसंट्रेशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक जिस रेशियो में दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में। आप बताओ, आपके पास पहले कितना सॉल्यूशन था? 28 लीटर। गर्म करके आपने 6 लीटर उड़ा दिया, तो अब कितना रह जाएगा? 22 लीटर। पहले टोटल सॉल्यूशन 28 लीटर था, गर्म करा, 6 लीटर पानी उड़ गया, अब हो गया जी 22 लीटर। तो टोटल सॉल्यूशन किस रेशियो में चेंज हुआ है मेरे दोस्तों? 14:11। 2 से काटेंगे 14:11। तो शुगर का कंसंट्रेशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा ना, 11:14। रिवर्स रेशियो में, अरे सड़ी बुद्धि, ये 14:11 है तो रिवर्स रेशियो हो जाएगा 11:14। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर पहले कंसंट्रेशन 11 था तो अब 14 हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है सवाल में दे रखा है? इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है सवाल में 26.4%। 11 की वैल्यू 26.4% है, कितने गुना? 2.4 टाइम्स। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2.4। 14 का 2.4 में गुणा करेंगे तो 28 में 5.6 ऐड करेंगे, 33.6%। तो अब मिक्सचर में चीनी का जो कंसंट्रेशन है वो
33.6% है ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड विवेकानंद। 11 की वैल्यू 26.4% दी है, कितने गुना? 2.4 टाइम्स। 14 की वैल्यू भी 2.4 टाइम्स आ जाएगी, 33.6%। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 27। ये बताइए मेरे दोस्त, देखिए बहुत बढ़िया और एक शानदार सवाल है ये भी, और इससे अगले वाले भी सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मजेदार हैं आपके जीवन के लिए। प्यार से समझेंगे, पेशेंस बनाए रखें। सर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, पर अभी तक तो कैलकुलेशन आई नहीं कोई। 14 को 2.4 से गुणा करने में इनको टाइम लग रहा है, ये इनको टफ कैलकुलेशन लग रही है। आहा, इनको 2 नंबर की गुणा करना इनको टफ लग रहा है। इतना आसान जिंदगी चाहते हो भाई, इतना आसान जिंदगी चाहते थे तो इंडिया में क्यों पैदा हुए? कोई अमीर देश में होना था, स्विट्जरलैंड सिंगापुर में। बोलो, बताओ 14 की 2.4 में गुणा बच्चों को टफ लग रही है, और नौकरी चाहिए सरकारी, कैसे काम चलेगा? चलिए इधर देखेंगे। तो अब मेरे प्यारे भाई सवाल बहुत ही आसान है। अ, उससे पहले ये जो है क्वेश्चन नंबर 27 टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक छोटा सा सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, ठीक है भाई? चलिए देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। एक गांव में एक गांव में टोटल 12,960 लोग हैं। एक गांव में, सवाल मैं बोल रहा हूं आप कॉपी में लिख सकते हैं, एक गांव में टोटल 12,960 लोग हैं, जिसमें जिसमें 5/12 मेल हैं। इसमें 5/12 मेरे दोस्तों मेल हैं। पांच जिस 12,960 लोग हैं टोटल, और टोटल पॉपुलेशन का 5/12 मेल है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, यदि यदि मेरे दोस्तों, यदि 35%, यदि 35% फीमेल मैरिड हैं, यदि 35% फीमेल मैरिड हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह है, 35% फीमेल मैरिड है तो कितने परसेंट मेल मैरिड हैं? कितने परसेंट मेल मैरिड हैं? 35 के जगह 63 कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, 63। हाँ जी जवाब दीजिए। अगर टोटल 63% महिलाएं मैरिड हैं तो कितने परसेंट मेल मैरिड हैं? इन ए विलेज देर आर 12,960 पीपल, out of which 5/12 are male. If 63% female are married, then how many percentage male are married? करिए। सभी बोल रहे हैं 63%, कुछ 37%, कुछ 45%। ये आप लोगों ने बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है। देखिए एक बात बताइए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे दोस्तों आपको चाहिए बेस। सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस चाहिए, बेस। बेस वैल्यू क्या है, उससे सब कुछ डिसाइड होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो बेस भी अलग अलग हो गया। इस सवाल में टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए एक बात बताओ, एक आदमी की एक ही औरत से शादी होती है, तो इतनी बात मुझे पता चली कि जितने आदमियों की शादी होगी उतनी ही औरतों की शादी होगी। नंबर ऑफ मैरिड मेल और नंबर ऑफ मैरिड फीमेल सेम होगा।
अगर गांव में 100 आदमियों की शादी हुई है तो 100 ही औरतों की शादी होगी। क्लियर है? तो मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। नंबर ऑफ मैरिड पीपल कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? है भाई, जवाब दो। नंबर ऑफ मैरिड पीपल कैसे निकालते? तो आपका जवाब होगा सर, नंबर ऑफ मैरिड पीपल निकालेंगे हम दोस्त यहां से, टोटल पीपल, टोटल पीपल इंटू परसेंटेज ऑफ मैरिड। क्या ये बात आपको समझ में आई? शादीशुदा लोगों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम ये पता लगाएंगे कि टोटल लोग में से कितने परसेंट मैरिड हैं। यार जैसे एक गांव में सपोज टोटल 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों में से 8% शादीशुदा हैं, तो कितने लोग शादीशुदा हैं? 5,000 का 8% टोटल 400 लोग शादीशुदा हैं। 5,000 का 8% टोटल 400 लोग शादीशुदा हैं। ये बात समझ में आ गई? बोलो। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है, लगाने के लिए है? बुद्धि का विकास करो जरा अपनी। मैंने अभी बोला एक आदमी की एक ही औरत से शादी होती, तो जितने आदमियों की शादी हुई होगी उतनी ही औरतों की शादी हुई होगी, जितने आदमियों की उतनी ही औरत की। यानी कि नंबर ऑफ मैरिड मेल एंड नंबर ऑफ मैरिड फीमेल जो है मेरे दोस्तों वो सेम होगा। क्लियर है ना? ये सेम आने वाला, नंबर ऑफ मैरिड मेल और नंबर ऑफ मैरिड फीमेल वो सेम होगा। आप बोलोगे जी सर, गांव में 5/12 मेल है, यानी कि टोटल अगर 12 लोग हैं, अगर टोटल 12 हैं तो इसमें से मेल 5 है और फीमेल 7 है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 5:7। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 5:7। ये बात समझ में आ रही है? गांव में 5/12 मेल हैं, यानी कि टोटल अगर 12 लोग हैं, टोटल अगर 12 हैं तो 5 इसमें मेल हैं, बाकी की 7 फीमेल हैं। तो मेल फीमेल का रेशियो 5:7 है। तो परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल और परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल रिवर्स रेशियो में हो जाएगा। ये रिवर्स रेशियो में होगा 7:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, रिवर्स रेशियो में होगा 7:5। साल में कितनी परसेंट महिलाएं मैरिड हैं? तो आपका जवाब होगा सर 63% महिलाएं मैरिड हैं। अगर 5 की वैल्यू सवाल में 63% दे रखे कितने गुना, तो आपका जवाब होगा सर 12.6 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 12.6 गुना हो जाएगी। 12 अगर 5 की वैल्यू सवाल में 63% दे रखे कितने गुना, तो आपका जवाब होगा सर 12.6 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 12.6 गुना हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू सवाल में 63% दे रखे कितने गुना, तो आपका जवाब होगा सर 12.6 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 12.6 गुना हो जाएगी।